तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हॉसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। देखिए, ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, ये हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और हमारे अपने अनुभवों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चाहे आप अभी अभी निवेश की दुनिया में कदम रख रहे हों या फिर पहले से एक माहिर खिलाड़ी हों, यकीन मानिए इस चर्चा से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। अच्छा, तो इस पूरी किताब के ज्ञान को हमने 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम सबसे पहले बात करेंगे बुनियादी मानसिकता की, फिर समझेंगे धन के उन अदृश्य बलों को जो हम पर काम करते हैं। इसके बाद जानेंगे कि पैसे का असली मतलब क्या है और फिर सीखेंगे कि अनिश्चितता का सामना कैसे करें। और हाँ, सबसे आखिर में ये भी देखेंगे कि इस सारे ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। पैसों के मामले में ना कोई भी पागल नहीं होता। हर कोई अपने तजुर्बे के हिसाब से ही फैसले लेता है। सोचिए, आपका पड़ोसी शायद इसलिए सोना खरीद रहा हो क्योंकि उसने अपने देश में भयानक महंगाई देखी है, और आपका दोस्त शायद इसलिए क्रेडिट कार्ड का खूब इस्तेमाल करता हो क्योंकि उसके घर में कर्ज लेना एक टैबू था। तो किसी को जज करने से पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनकी कहानी क्या है। तो अगली बार जब किसी का पैसों से जुड़ा फैसला आपको थोड़ा अजीब लगे, तो ये मत पूछिए कि उसमें क्या गलत है, बल्कि खुद से पूछिए उसकी कहानी क्या है। चलिए अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, जो है भाग्य और जोखिम के बारे में। पता है, हम अक्सर अपनी सफलता को अपनी मेहनत का नतीजा मानते हैं, है ना? लेकिन हम किस्मत के रोल को बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे बिल गेट्स, उन्हें बचपन में ही कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया, ये उनकी किस्मत थी। तो हमेशा याद रखिए, जो चीजें आपको ऊपर ले जा सकती हैं वही आपको नीचे भी गिरा सकती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा सुरक्षा का एक मार्जिन बनाकर चलें। और हाँ, ये भी मान लें कि हर जीत में किस्मत का भी थोड़ा बहुत हाथ तो होता ही है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हमें हमेशा और ज्यादा की चाहत रहती है। ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा सामान। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि काफी का मतलब क्या है? रजत गुप्ता की कहानी हमें यही सिखाती है। वो इतने ज्यादा अमीर थे, फिर भी और ज्यादा की चाहत में अपना सब कुछ गंवा बैठे। तो अपने लिए एक लक्ष्य तय कीजिए, और जब आप उसे पालें तो थोड़ा संतुष्ट रहना भी सीखिए। अपनी पर्याप्त की परिभाषा को कहीं लिख लीजिए और उसे बार बार देखते रहिए। इससे आप उस कभी न खत्म होने वाली दौड़ से बच पाएंगे। कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका मतलब बहुत सीधा है, ब्याज पर ब्याज मिलना। देखिए, वॉरेन बफेट इतने अमीर इसलिए नहीं बने कि उन्होंने कोई जादू किया, नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दशकों तक बड़े सब्र के साथ अपने छोटे छोटे मुनाफे को बस बढ़ने दिया। याद रखिए, बाजार में आपने कितना समय बिताया ये ज्यादा जरूरी है, न कि ये कि आपने सही समय पे एंट्री और एग्जिट किया या नहीं। तो बस जल्दी शुरुआत कीजिए, लगातार निवेश करते रहिए और फिर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल। चलिए अब दूसरे भाग में चलते हैं, धन के वो अदृश्य बल जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आपको आशावादी रहना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको संयम, थोड़ा शक और अपनी दौलत की सुरक्षा पर ध्यान देना होता है। सच तो यह है कि ये दोनों हुनर एक साथ बहुत कम लोगों में होते हैं, पर लंबी सफलता के लिए यही जरूरी है। अपने पैसों को बढ़ाने और उसे बचाने के बीच एक सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सबक। बाजार में बड़ा मुनाफा सिर्फ कुछ ही दिनों में होता है। अगर आप उन कुछ खास दिनों में बाजार से बाहर रह गए तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। इसीलिए बाजार में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, टिके रहना सबसे जरूरी है। तो किसी भी इमरजेंसी के लिए कुछ कैश जरूर बचा कर रखें, लेकिन अपने ज्यादातर पैसे को बढ़ने का मौका दें। चलिए अब बात करते हैं पैसे के सबसे बड़े फायदे की। पता है वो क्या है? आजादी। ये चुनने की आजादी कि आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं। देखिए, असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपका अपने समय पर कितना कंट्रोल है। और इस आजादी को पाने का सबसे सीधा रास्ता क्या है? अपनी कमाई से कम खर्च करना। बस। हम अक्सर सोचते हैं कि एक महंगी गाड़ी या एक डिजाइनर बैग खरीदने से लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन सच बताऊं, सच तो यह है कि लोग उस चीज की तारीफ नहीं करते, वो उस चीज से जुड़ी आजादी और आराम की जिंदगी की तारीफ करते हैं। तो अगली बार चीजों के पीछे भागने के बजाय उस आजादी के पीछे भागिए जो पैसा आपको दे सकता है। इसीलिए
कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं दिखावा कर रहा हूं या अपनी आज़ादी खरीद रहा हूं? और ये हमें अगले अध्याय पर लाता है, जो बताता है कि असली दौलत वो नहीं है जो हम देखते हैं। महंगी कारें और कपड़े ये तो सिर्फ खर्च हैं, दौलत नहीं। असली दौलत तो आपकी बचत और निवेश में छिपी है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। तो अपनी जीवन शैली पर नहीं, बल्कि अपनी नेटवर्थ यानी अपनी कुल संपत्ति पर ध्यान दीजिए। और नेटवर्थ बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका क्या है? पैसा बचाना, जो कि है हमारा अगला अध्याय। पैसे बचाने की आदत सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, चाहे आपकी कमाई कितनी भी क्यों ना हो। अपनी बचत को ऑटोमेटिक कर दीजिए और इसे एक जरूरी खर्च की तरह समझिए। बड़े बड़े रिटर्न के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी बचत की दर बढ़ाने पर ध्यान दें। आज की बचत की आदतें ही कल की स्थायी आज़ादी बनेंगी। अच्छा, अब हम तीसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं, पैसे का असली मतलब। इस हिस्से में हम जानेंगे कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार का खेल है। सोचिए, एक ऐसी योजना जो कागज पर तो बेहतरीन दिखे, लेकिन आप उस पर टिक ही न सकें, वो किस काम की? उससे तो कहीं बेहतर एक साधारण सी योजना है जिस पर आप मुश्किल समय में भी टिके रह सकें। डर और लालच ये अक्सर बड़ी बड़ी रणनीतियों पर भारी पड़ जाते हैं। हमेशा एक ऐसी योजना बनाइए जिस पर आप सच में टिके रह सकें, न कि वो जो सिर्फ कागज पर अच्छी दिखती हो। और हाँ, योजना बनाते वक्त ये भी याद रखिए कि इतिहास हमें क्या बताता है। वो ये बताता है कि अप्रत्याशित घटनाएं होती रहती हैं। युद्ध, महामारी, नई टेक्नोलॉजी, ये सब अचानक आकर सब कुछ बदल देती हैं। तो भविष्य का अनुमान लगाने के बजाय एक ऐसी योजना बनाइए जो किसी भी झटके को सह सके। तो अपनी मान्यताओं की नियमित रूप से जांच करते रहिए और जो सोचा ना हो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। और इसी तैयारी का एक और हिस्सा है ये मानना कि हर भविष्यवाणी गलत होती है। जी हाँ, इसलिए अपनी योजनाओं में हमेशा गलती की गुंजाइश रखिए। कम रिटर्न और ज़्यादा खर्च का अनुमान लगाकर चलिए। इससे आप असलियत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो अपने हर अनुमान में सुरक्षा का एक मार्जिन रखिए। और सिर्फ अनुमान ही नहीं बदलते, आप खुद भी समय के साथ बदलेंगे। जो आपको 25 साल की उम्र में सही लगता है, हो सकता है 55 की उम्र में वो आपको बोझ लगे। इसलिए एक ऐसी योजना बनाइए जो लचीली हो और आपके बदलते जीवन के साथ ढल सके। इसलिए हर साल अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा जरूर कीजिए। और समीक्षा करते वक्त ये भी याद रखिए कि बाजार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर मुनाफे की एक कीमत होती है। ये कीमत तनाव हो सकता है या बाजार का उतार चढ़ाव। तो खुद से ये पूछिए कि मुनाफे के लिए मैं कितनी कीमत चुकाने को तैयार हूं। हमेशा अपने आराम के स्तर के हिसाब से ही रिटर्न की उम्मीद कीजिए, ताकि जब बाजार में उथल-पुथल हो तो आप घबराकर बाहर ना निकल जाएं। अब आता है हमारा चौथा भाग, अनिश्चितता का सामना। यहां पहला सबक यह है कि आप और मैं अलग हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी परवरिश और आपके लक्ष्य, ये सब आपको सबसे अलग बनाते हैं। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। जो एक अमीर निवेशक के लिए सही है, वो शायद आपके लिए विनाशकारी हो। अपनी सफलता की परिभाषा खुद लिखिए। एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाइए जो आपके वित्तीय लक्ष्यों और मूल्यों को साफ-साफ बताए। और अपने मिशन पर काम करते हुए ये भी याद रखिए कि निराशावादी बातें हमें ज्यादा खींचती हैं। वे जरूरी और गंभीर लगती हैं, लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो लंबे समय में आशावादी होना ही सबसे अच्छा वित्तीय नजरिया रहा है। वास्तविक दुनिया के आंकड़ों पर नजर रखिए और देखिए कि प्रगति कैसे हो रही है। देखिए, प्रगति को समझने के लिए हमें तथ्यों की जरूरत होती है, कहानियों की नहीं। लेकिन हम अक्सर सरल कहानियों की ओर खींचे चले जाते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता को कम करती हैं। तो आकर्षक कहानियों पर सवाल उठाना सीखिए और हमेशा सबूतों की मांग कीजिए। किसी भी वित्तीय सलाह पर अमल करने से पहले उसके पीछे की मान्यताओं को परखिए और उसके खिलाफ भी तर्क जरूर खोजिए। और अब हम आ गए हैं अंतिम भाग पर, ज्ञान को व्यवहार में लाना। देखिए, पैसों को सही से मैनेज करने की कला असल में धैर्य, बचत, आशावाद और विनम्रता को एक साथ बुनने जैसा है। कभी कभी ये गुण आपस में टकराते हैं, लेकिन जब आप इनमें एक संतुलन बना लेते हैं तो आप पैसों को लेकर एक मजबूत और खुशहाल नजरिया बना पाते हैं। समय समय पर अपनी आदतों की जांच करते रहिए और ये देखिए कि वे एक दूसरे को मजबूत कर रही हैं या कमजोर। और अपनी आदतों की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अंत में लेखक यही करते हैं, वो अपनी गलतियां बताते हैं
जो हमें याद दिलाता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है और गलतियों से सीखना ही तो असली बुद्धिमानी है। अपनी पिछली वित्तीय गलतियों को असफलता की तरह मत देखिए, उन्हें भविष्य के बेहतर फैसले लेने के लिए कीमती डेटा के रूप में देखिए। तो इस सारे ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत सिंपल। पहला, अपनी पैसों से जुड़ी कहानी लिखिए। दूसरा, अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा तय कीजिए। तीसरा, अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए। चौथा, हर चीज में बफर यानी सुरक्षा मार्जिन बनाइए। और पांचवां, विनम्रता अपनाइए और हमेशा सीखते रहिए। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। अपने पैसों से जुड़ी कहानी को समझने के बाद वो कौन सी एक मान्यता या विश्वास है जिसे आप आज से ही बदलना चाहेंगे?